Hello everyone, welcome to Toppers Notes. I'm Rashmi Pal and let's begin with today's current affairs. ये रहा हमारा पहला आर्टिकल। एंटी टैंक मिसाइल्स हेलिना और ध्रुवास्त्रा का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है। जो हेलिना है वो आर्मी वर्जन है एंड जो ध्रुवास्त्रा है वो एयरफोर्स वर्जन है मिसाइल सिस्टम्स का। इनको एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से इनका परीक्षण किया गया है एंड साथ में इन मिसाइल्स की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को और इनकी कैपेबिलिटीज को एकदम अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए 5 मिशंस को अंजाम दिया जाएगा एंड इस मिसाइल्स को स्टैटिक और मूविंग दोनों टारगेट्स के अगेंस्ट टेस्ट किया गया है। अब हेलिना की बात करें तो ये एक 3rd जनरेशन की मिसाइल है एंड इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये इंडिजिनस मिसाइल है एंड जो वर्ल्ड में सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियार है ये उनमें से एक है। मतलब जो टैंक्स जिनमें कन्वेंशनल आर्मर है या फिर जिसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स है, ये दोनों से ही निपटने में सक्षम है। ये एक ऑल वेदर डे एंड नाइट मिसाइल है, मतलब कि दिन रात हर मौसम में ये निशाना साधने में सक्षम है। हमारा अगला आर्टिकल है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का जो 5th रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस, उसने मार्स के सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है। अब देखते हैं परसिवरेंस के बारे में। नासा ने अभी तक जितने भी मार्स पर रोबोट्स भेजे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस रोवर है एंड इसका एम ये है इस एजेंसी का कि 2 साल तक ये वहाँ पर रहेगा मार्स की सतह पर एंड एक्सप्लोर करेगा एंड फिर बाद में सैंपल्स वापस भेजेगा। परसिवरेंस अपने साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भी लेके गया है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इंजेन्युइटी। नासा का ये प्लान है कि ये ही वो हेलीकॉप्टर है जिसको वो किसी अनदर प्लैनेट में पहली फ्लाइट के रूप में भेजेंगे। हमें क्या याद रखना है, ये परसिवरेंस नाम याद रखना है, इसके साथ जो हेलीकॉप्टर गया है उसका नाम याद रखना है। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये जो परसिवरेंस रोवर है इसने 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लेके 293 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर करके ये मार्स की सतह पर पहुंचा है एंड इसे जुलाई 30, 2020 में लॉन्च किया गया था। एंड ये जो परसिवरेंस है ये जजेरो क्रेटर एरिया में इसने लैंड किया है जो कि मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक 28 माइल वाइड बेसिन है एंड नासा का ये मानना है ये जो जगह है यहाँ पर लेक ताहो के आकार की एक उतनी बड़ी वाटर बॉडी फ्लो करती है। हमारा अगला आर्टिकल है कि हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉग्निशन मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है बिकॉज हमारे पूरे देश भारत में हैदराबाद ही एक अकेली ऐसी सिटी है जिसे 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉग्नाइजेशन मिला है एंड इसे ये मान्यता दी है आर्बर डे फाउंडेशन और FAO ने। हैदराबाद को ये क्यों मिला है, बिकॉज इसने अपने अर्बन फॉरेस्ट को, शहरी जंगलों को और बढ़ाया है और मेंटेन किया है एंड इसी के इस कमिटमेंट के कारण उन्हें ये मान्यता मिली है। इस रिकॉग्नाइजेशन के बाद हैदराबाद ने उन एलीट सिटीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है जो कि एक हेल्दी, रेजिलिएंट और खुशहाल शहर के लिए पेड़ों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। हैदराबाद को ये जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है इसे इस फाउंडेशन के 2nd ईयर प्रोग्राम में मिला है एंड इस पूरे प्रोग्राम में हैदराबाद के साथ साथ 51 अदर सिटीज को भी ये मान्यता दी गई है एंड हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 63 कंट्रीज की 120 सिटीज का आंकलन किया गया था एंड उसके बाद हैदराबाद ही है हमारे भारत की एक सिटी जो कि जिसको मान्यता इसमें मिली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ी बात है एंड इस पूरी 120 सिटीज में से जो 51 सिटीज हैं वो ज़्यादातर यूएस की, यूके की, कनाडा की एंड ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब देखते हैं प्राइम चंक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो ये कैपिटल है तेलंगाना का। ये जो सिटी है हैदराबाद, ये डेक्कन प्लेट्यू पर मूसी रिवर बैंक पर बसी हुई है। यहाँ के गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। टी सौंदरराजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कल इनको पुडुचेरी के एडिशनल उपराज्यपाल का चार्ज भी मिला है एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। एंड हैदराबाद को बसाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हैदराबाद को बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। ये नाम तो आपको याद ही रखना है। एंड जब हैदराबाद की बात हो रही है तो चार मीनार की बात होगी ही होगी। ये इस सिटी का एक प्रतीक भी माना जाता है। साथ में ये जो हैदराबाद सिटी है इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है एंड हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड 19th सेंचुरी में एक ऐसा टाइम था कि पूरे वर्ल्ड में गोलकोंडा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर बस यही एक अकेला था एंड यहाँ पे चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टूम्ब, इन सब को मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया माना जाता है।
हमारा अगला आर्टिकल है कि एलिस मार्टिन्स और आरियाना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके जो विनर्स हैं हमें उनकी कौन सी कंट्री है वो भी याद होना चाहिए। सो एलिस मार्टिन है बेल्जियम की एंड साबालेंका है बेलारूस की। इन्होंने जीता है वुमेन्स डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का। इन्होंने हराया है चेक रिपब्लिक की बारबोरा और कैटरीना सिनियाकोवा को स्ट्रेट सेट्स 6-2 6-3 से। एंड ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि फिलहाल 8 से 21 फरवरी तक मेलबर्न पार्क में चलेगा। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। इसे हर साल हम 20 फरवरी को मनाते हैं। सो ये डेट याद रखनी है, 20 फरवरी। एंड नाम से ही समझ में आ रहा है ये डे बात करता है सोशल जस्टिस की। ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। बहुत सारे इश्यूज है जैसे कि पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल प्रोटेक्शन, इन सभी इश्यूज पर ये बात करता है, इन पर लाइट थ्रो करता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे डेज होते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब भी कोई डे जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैक्ड करती है, मतलब उसको जनरल असेंबली का अप्रूवल मिल जाता है, वो डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो 193 कंट्रीज हैं, इनमें बातचीत हुई, वोटिंग हुई कि क्या हमें ये डे मनाना चाहिए। सो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हमें ये मनाना चाहिए। तो 2009 से हर साल 20 फरवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाते हैं। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। हमारा अगला आर्टिकल भारत के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 से रिलेटेड है, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो ये अपने ही तरह की कोई पहली ऐसी पहल है। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सस्टेनेबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए ये टॉय इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी हितधारक हैं उन सभी को एक मंच पर एक साथ ला सके। एंड साथ में ये जो इस उद्योग के समग्र विकास का जो संवाद है उसको भी बढ़ावा देगा और दुनिया भर को जो इंडिया की टॉय मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। तो ये रहा हमारा अगला आर्टिकल। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया है। तो ये जो इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, इसका एम ये है कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है इसकी प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना, मतलब उसमें तेज़ी लाना। तो ये जो पूरा मिशन है ये 2 फेजेस में लॉन्च होगा। तो फर्स्ट फेज शुरू होगा 22 फरवरी से, सेकेंड फेज शुरू होगा 19 मार्च से एंड हर एक फेज 15 दिन का होगा। एंड इसके अंडर में सभी बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएंगी। एंड ये जो मिशन है इससे रिलेटेड एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है IMI 3.0। सो एग्जाम में पूछा जा सकता है IMI 3.0 किससे रिलेटेड है। सो ये इस मिशन से रिलेटेड है, इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0। सो इस पोर्टल पर इससे इस कैंपेन से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है एंड जो जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएगा उसको भी रिलीज किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि WCCB, जिसका फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। सो इसको ये अवार्ड दिया किसने है? इस अवार्ड को दिया जाता है UNEP के द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को ये अवार्ड 3 सालों में 2 बार मिल चुका है। इस साल इसे ये इनोवेशन कैटेगरी में मिला है एंड 2018 में जो मिला था इसे तब भी सेम कैटेगरी में ही अवार्ड मिला था। अब देखते हैं इस आर्टिकल के प्राइम चंक्स। सो ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए स्थापित किया गया था। एंड इसे स्थापित किया गया था वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत में। अब यूएनईपी की बात करें तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया में। एंड इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक। सो इस गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के तहत में केंद्र सरकार ने लोगों से यह आग्रह किया है कि वो इको फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रेफर करें एंड जो खाना बनाने का जो कन्वेंशनल मेथड है उससे इंडक्शन स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिक उपकरणों को यूज़ करने की तरफ बढ़ें, जिससे कि कार्बन एमिशंस और ज़्यादा कम हों। एंड हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट की तरफ वो हमेशा बना रहे।
इस कैंपेन में यही हुआ है, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि लोग कन्वेंशनल व्हीकल्स से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं एंड कन्वेंशनल कुकिंग मेथड्स की जगह वो इंडक्शन स्टोव्स ये सब यूज करने के बारे में सोचें। हमारा अगला आर्टिकल है कि किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा गया है, जिससे कि वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बन सके। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में देखते हैं। इस योजना के तहत 20 लाख सोलर पावर पंप्स को किसानों के बीच में वितरित किया जाएगा। कुसुम योजना किससे रिलेटेड है? सोलर पावर पंप्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कितने पंप डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 20 लाख पंप्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड साथ में यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ की प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है एंड कुछ की प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन को भी रखा है। आइए देखते हैं उनमें क्या क्या शामिल है। एक प्रोजेक्ट का नाम है पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है एंड इसे देश को समर्पित किया है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है कसारगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसे भी देश को समर्पित किया गया है। त्रिवनंतपुरम में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फाउंडेशन स्टोन को रखा गया है एंड साथ में एक और प्रोजेक्ट वहीं पर स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट को भी, इसके फाउंडेशन स्टोन को भी प्रधानमंत्री जी ने रखा है। एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है, वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अराविकरा में। अब हम इन सभी प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो फुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को नेशन को डेडिकेट किया है, इसकी पूरी जो कंप्लीशन कॉस्ट आई है वो आई है 5070 करोड़ रुपीस की एंड अब ये यहाँ पर केरला में एक मेजर पावर हब का काम करेगा। एंड प्रधानमंत्री ने एक और प्रोजेक्ट को जो नेशन को डेडिकेट किया है वो है 50 मेगावाट का कसारगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसे डेवलप किया है नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के तहत में किया गया है। हमारी कंट्री का जो ग्रीन एनर्जी टारगेट्स है ये इसको पूरा करने में एक बहुत ही की रोल प्ले करेगा। साथ में उन्होंने त्रिवनंतपुरम में जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आधारशिला को रखा है, इसकी कंप्लीशन कॉस्ट जो आएगी वो होगी 94 करोड़ रुपीस की एंड कंटिजेंसी के टाइम ये सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में एक इंटीग्रेटिंग कंट्रोल रूम का काम करेगा। एंड उन्होंने त्रिवनंतपुरम में ही एक स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला को भी रखा है। इसके तहत में ये जो कैपिटल सिटी है इसके सभी रोड्स को एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। एक और प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, वो किया है अरोविकरा में, वो था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट के इनॉग्रेशन से 30 लाख लोगों को फायदा होगा एंड ये पूरी सिटी में सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को प्रमोट करेगा, बूस्ट करेगा। हमारा अगला आर्टिकल अटल पर्यावरण भवन से रिलेटेड है। रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में इस अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन किया है। हमें ये याद रखना है कि इसे कहाँ किया गया है, लक्षद्वीप में। एंड साथ में उन्होंने बाद में ये कहा कि लक्षद्वीप अभी बहुत सारे व्यापक विकास से गुजरेगा एंड ये कभी भी नेचर से जो उसका कमिटमेंट है उससे समझौता नहीं करेगा। एंड ये यहाँ पर कावारती में 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं। इसी के तहत ये सोहेली, काडमट और बंगराम आइलैंड्स में बहुत सारे ऑफिशियल प्रोग्राम्स में पार्ट लेंगे। हमारा अगला आर्टिकल एक बुक से रिलेटेड है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इस बुक का विमोचन किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एंड ये बुक सीआरपीएफ के जवानों पर बेस्ड है। मतलब सीआरपीएफ राइजिंग ईयर 1939 के बाद से जो भी सीआरपीएफ की हिस्ट्री रही है उस पूरी हिस्ट्री को इस बुक में बताया गया है। इस पुस्तक में सीआरपीएफ के गरिमामय इतिहास, उसकी संपूर्ण यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और समर्पण को दर्शाया गया है। एंड साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये भी कहा कि सरकार अभी एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत वो पूरी कोशिश करेगी कि जो सीएपीएफ के जवान हैं वो साल भर में, मतलब 365 डेज में से कम 100 दिन तो वो अपने परिवार के साथ बिता ही सके। हमारा अगला आर्टिकल ब्रिक्स 2021 वेबसाइट के लॉन्च से रिलेटेड है। इसे लॉन्च किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। और उन्होंने साथ में एस जयशंकर ने सुषमा स्वराज भवन में, जो कि ब्रिक्स समिट के लिए एक सचिवालय है, उसमें अपग्रेडेड फैसिलिटीज को का भी सॉफ्ट लॉन्च किया है। एंड इस बार आपको पता होगा ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता इंडिया करने वाला है, उसे होस्ट पे इंडिया करने वाला है। एंड इस बार पहली बार ब्रिक्स गेम्स होंगे जिसमें स्वदेशी गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा।
हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया और नेपाल ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसके तहत इस हिमालयन नेशन में 6 सेकेंडरी स्कूल्स का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये जो एमओयू है, इसे साइन किया गया है इंडियन एम्बेसी और नेपाल के सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और नेपाल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के बीच में। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन होगा 6 सेकेंडरी स्कूल्स का, इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 518 मिलियन नेपाली रुपीस की। हमारा अगला आर्टिकल है कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है सौंदर्यराजन ने, टी सौंदर्यराजन ने। ये आर्टिकल सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ने यहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया है एंड इसके बाद अब इन्होंने शपथ ली है। इन्हें शपथ दिलाई है मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है संजीव बनर्जी। इन्होंने शपथ दिलाई है और पद ग्रहण कराया है। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये फिलहाल में तेलंगाना के भी गवर्नर हैं और इन्हें यहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला है उपराज्यपाल का पुडुचेरी में। हमारा अगला आर्टिकल थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट से रिलेटेड है। इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित इसलिए किया है क्योंकि वो इसमें प्रमोट करने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म को। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर वाले देश के लोग सिर्फ यहाँ पे कल्चर को देखने आते हैं या फिर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, वो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आते हैं। बिकॉज जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ से यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती रहती हैं उनकी इनकम के हिसाब से, वो यहाँ आते हैं। उसी को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे इवेंट को संबोधित किया है। अब इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फेथ के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। एंड इस पूरे इवेंट को 60 कंट्रीज के 250 के ज्यादा प्रतिनिधियों ने अटेंड किया है और इस पूरे इवेंट में 60 कंट्रीज के 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने पार्ट लिया है। एंड साथ में गवर्नमेंट ने ये बताया कि उन्होंने अपने मेडिकल वीजास को इशू करना शुरू कर दिया है एंड वो बहुत ही जल्द ई टूरिज्म वीजास को भी शुरू करने वाले हैं। हमारा अगला आर्टिकल एनर्जी आउटलुक पर 11th IEA IEF ओपेक सिंपोजियम से रिलेटेड है। सिंपोजियम मतलब संगोष्ठी। इंडिया की तरफ से श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील। एंड इस पूरे इवेंट को वर्चुअली 17 तारीख को कंडक्ट किया गया था। एंड एक क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा कि किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया था या किस ने कंडक्ट किया था, आपको ये पता होना चाहिए। इसे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी ऑफ सऊदी अरेबिया HRH प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के संरक्षण में किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस कंट्री के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया था या किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसे सऊदी अरेबिया के द्वारा कंडक्ट किया गया था या फिर और डिटेल में देखें तो सऊदी अरेबिया के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद, इनके संरक्षण में इसको कंडक्ट किया गया था। अब इन तीनों के बारे में, इस त्रिपक्षीय सिंपोजियम के बारे में हम और डिटेल में अगली स्लाइड में देखते हैं। अब इस आर्टिकल के प्राइम चंक्स को देखें तो सबसे पहले IEA की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। दूसरा है IEF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। इसका रियाद, सऊदी अरेबिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। एंड तीसरा है ओपेक। इसके बारे में तो पता ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। हमारा अगला आर्टिकल अटल भूजल योजना से रिलेटेड है। अब इसका एक्सपेंशन होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको एक्सपैंड किया जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था। फिर इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो बाकी की 65 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अब इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा। इसका एम क्या है? इसका एम है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन का एंड मैनेजमेंट का, एंड इसका जो भी प्रोसेस हो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना ही इसका एम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।